एक्सेप्ट करूँगी इस्लाम। हुँ, जी। तो फिर काफ़ी अकेली क्यों हो जाऊँगी ना मैं। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? लाइक मेरे पेरेंट्स तो फिर मेरा साथ नहीं देंगे ना, और मेरे को नहीं, इस्लाम कबूल करना है, मतलब ऐसे। ठीक है। नहीं, वो बात सही है कि ऐसा होता है बहुत से केसेस में। आई डोंट नो कि हर केस में ऐसा होगा। असल तो देखें, ये बात है कि अम, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये करें, ठीक है? ये दैट्स नॉट मी हु कैन एडवाइज यू। आप अडल्ट हैं, 20 ईयर ओल्ड आप हैं। आपको जी, कानूनी तौर पर इसी तरीके से सोसाइटी लेवल पर आपको अपने फैसले लेने का हक है। अगर आप जी, कानून की नज़र में शादी खुद से कर सकती हैं और अपने करियर का को खुद से चूज कर सकती हैं, सिलेक्ट कर सकती हैं, तो आप अपनी जिंदगी का जो सबसे बड़ा फैसला है कि आपको क्या चीज बिलीव करनी है, इसका भी कानून की तरफ से आपको इसकी इजाजत है। और अपने कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर आपको इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए कि आपको इस्लाम में आना है या नहीं आना। आना है तो कैसे आना, यानी पब्लिकली आना है या सीक्रेटली आप इस्लाम की प्रैक्टिस करती रहें। ये इट्स इंटायरली अप टू यू। नोबडी इज गोना टेल यू कि आप ये करें, ठीक है? और बात यह है कि जिस तरह आप डिप्रेशन से निकली हैं, नहीं सर, और वो खुदा, ठीक है, डिप्रेशन से निकले वो अलग बात है। फिर मैंने ऐसे एनालाइज भी किया कि समथिंग हैपेंड, मिरेकल, मेरे साथ मिरेकल भी हुआ है। लाइक ओके, क्या हुआ है वो एक्सप्लेन थोड़ा सा कैसे करूँ बताइए। समझ नहीं आएगा मेरे को, बट मतलब इतना श्योर है कि मेरे लिए अल्लाह के अलावा कोई भी दूसरा एज अ एनर्जी नहीं है। सो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि क्या हुआ, क्या हुआ? अगर बताना चाहें। नहीं बताना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, दैट्स फाइन। हुआ है कुछ। ठीक है, दैट्स फाइन। अगर आप नहीं बताना चाहती, दैट्स ओके, वी बिलीव इन यू। आप एक काम ये करें कि जब आपको ये मालूम है कि कोई मिरेकल आपके साथ हुआ है, आपको ये मालूम है कि उस मिरेकल या उस अनहोनी के होने की वजह से आपने इस्लाम से आप मुतासिर हुई और आपने सीक्रेटली कलमा भी पढ़ लिया, नमाजें भी पढ़ने लगी, आप रोजा भी रखें, तो इसी तरीके से करें। और जब कोई ऐसा मौका आएगा कि आपको लगे कि भाई क्लैश है, तो जिस जात ने और जिस सुपर नेचुरल बीइंग ने आज आपकी रहनुमाई की है, कल भी वही रास्ता खोलेगा। या श्योर। तो ये रास्ते कोई इंसान नहीं खोलेगा, ये रास्ते भी फिर खुदाई को खोलने हैं। जो खुदाई तो लेकर आया है ना आपको अपने रास्ते पर, तो बस ठीक है, अब जी, आप खुदा के ऊपर छोड़ दीजिए। और ये भी याद रखें कि खुदा से हम शर्तें नहीं लगाते हैं। शर्तों का मतलब ये है कि हम ये नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं होता कि भाई ठीक है खुदा, मैं आपके रास्ते पर आ गया या आ गई, अब ये है कि मेरे साथ कुछ होना नहीं चाहिए, कोई मुश्किल मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, और मेक श्योर कि एक दिन के अंदर अगर कोई मुश्किल हो तो 24 घंटे मैं आपको दे रही हूँ, 24 घंटे के अंदर अंदर सब मामला ठीक हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि आपको फुल ट्रस्ट करना पड़ता है अल्लाह के ऊपर, और फिर आपको वेट करना पड़ता है व्हेन इट्स द राइट टाइम। जो अल्लाह को मालूम है, जो आपको मालूम नहीं है, क्योंकि हमें यह भी नहीं मालूम कि हम अगला बाइट अपने मुंह में रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। खाना खाने के वक्त जब यही मालूम नहीं है, तो राइट टाइम कौन सा और कौन सा नहीं है यह हमें कैसे मालूम होगा? तो व्हेन एवर इट इज द राइट टाइम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर आपके हक में वो फैसला करेगा जो आपके लिए बेहतर है। So you have to have patience, full patience, and then you will see there will be so many life-changing events, इंशाअल्लाह, और वो फिर आपके हक में बेहतर होगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलें जी। चलिए ठीक है सिस्टर, इजाजत लेंगे आपसे। हमारे साथ अबू शाकिर साहब है। मुफ्ती साहब सलाम। जी अबू शाकिर हाँ जी। साहब। मुफ्ती साहब, वैसे तो मैं जब जो चीजें आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैं उस पर बात नहीं करता, पर हम्म। मैं थोड़ा काउंटर नैरेटिव देना चाहता हूँ। एक गुफ्तगू जो आपने की थी हम्म। तकरीबन 1.5-2 महीने पहले एक ख्वातीन से जो मुसलमान थी, उसको पहली दफा पता चला कि ऐसी हदीस है जिसमें ख्वातीन को
आधी अकल वाली कहा गया है, उसमें आपने जिक्र किया, बाकी ये तो ठीक है कि आधी अकल वाली तो नहीं कहा गया औरतों को, लेकिन उसमें लिखा हुआ है नाकिस अकल। तो आपने इस पे तहरीफ करके, उसको जज्बाती करके, तो उसकी बुनियाद पे आपने अपनी एक्सपीरियंस, जूरी का एक्सपीरियंस भी जज्बाती तौर पे पेश किया। और उसी उसी स्ट्रीम में आप अक्सर तो लिबरलिज्म के बारे में खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उसी स्ट्रीम में इस्लाम को एक वोक इस्लाम की तरह भी प्रेजेंट किया उसे दिफा करने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये तहरीफें क्यों होती हैं, जबकि मुफ्ती तारिक मसूद दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि ख्वातीन जो हैं वो नाक़िज़ अक्ल होती हैं। और यही बात आसिम अल हाकिम साहब भी कहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट होना बंद करो और इसे दो टोक तस्लीम कीजिए। ठीक, अभी तक जो कुछ आपने कहा इसमें जज्बातियत के अलावा कुछ है? मैंने तो जज्बाती तौर पे कोई काम नहीं कहा, मैंने तो कमेंट कर रहा हूँ आपके कहने पे। हाँ, ये सारे जज्बाती कमेंट हैं कि आपने इस्लाम को वो कल्चर के तौर पर पेश किया और वगैरह वगैरह। आप तो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होने की कोशिश करता हूं, जो बात जैसी है वैसे ही करता हूं। और ये मेरी पोजीशन सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि लाखों स्कॉलर्स की है कि यहां नाकिसुल अक्ल से मुराद बेवकूफ नहीं है, क्योंकि हदीस का ही अगला हिस्सा उसकी तरदीद कर रहा है। ठीक है, अच्छा, आप खुद माशाल्लाह बीवी बच्चों वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप ज्यादा जज्बाती हैं कि आपकी वाइफ? जज्बात से तो अगर कंट्रोल ना हो तो इंसान हो जाता है जज्बाती। नहीं, मैं समझता हूँ कि मैंने ये नहीं पूछा कि इंसान जज्बाती हो जाता है, नहीं, मगर आप ज्यादा जज्बाती हैं कि आपकी वाइफ? मेरी फैमिली में तो हम दोनों बराबर के ही हैं। अब हो सकता है कुछ ना कुछ औरत पना आपके अंदर भी है। हाँ, बिल्कुल है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। ये मान लिया आपने कि औरत आप में भी है। ये मान लिया आपने कि कुछ ना कुछ औरत पना हमारे अबू शागिर आपके अंदर भी है। साबित ये हुआ कि जब जज्बात की बात आती है तो स्टैंडर्ड औरत होती है ना? जब जज्बात की बात आती है तो स्टैंडर्ड कौन है? खुद ही मान रहे हैं। स्टैंडर्ड तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो कहता है कि औरत जो है वो ज्यादा जज्बाती होती है। दिखा दीजिए। साइंटिफिक एविडेंस नहीं है भाई, साइंटिफिक एविडेंस ही की बुनियाद पर बात कर रहा हूं। आप अगर साइकोलॉजी में ये पढ़ेंगे कि औरतें ज्यादा इमोशनल होती हैं या मर्द, तो साइकोलॉजिस्ट इस बात पर और साइकाइट्रिस्ट इस पर मुत्तफिक हैं कि औरतों में बढ़ी हुई जज्बातियत पाई जाती है मर्दों के मुकाबले में। चले कोई बात नहीं, मैं अगली दफा आऊंगा तो आपको डाटा लेके आऊंगा कि आप गलत कह रहे हैं। वो आपका अगली दफा कभी होता नहीं है, लेकिन चलो इंतजार फिर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, हमारा तो काम ही है। मैं तैयारी करके नहीं आया कि आप ये कहेंगे। जी, तो वो आप अगली मर्तबा जो मैं कहूंगा ना, तो उसकी भी तैयारी करके आप नहीं आएंगे और फिर आप वक्त मांगेंगे। कोई बात नहीं, वो हमें आदत है। ठीक है, वो नहीं सुन लीजिए। अभी तो कुछ, अब आप मुझे भगाने के चक्कर में इतनी जल्दी रहते हैं, भगाओ इससे। जी। पहले तो सवाल ये है, हाँ या ना में, जब आपने नाकिस अक्ल को तब्दील कर दिया जज्बात में, क्या ये तहरीफ नहीं है हदीस में? बिल्कुल नहीं है तहरीफ। ओके, तो दूसरा वो किस्म मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी स्ट्रीम में आपकी टीम का मौक़िफ़ ये था कि जब औरत की सरकशी इतनी बढ़ जाए कि वो, अगर मेरी बीवी है, वो किसी के साथ बिस्तर में है, तो पहले मैं उसे समझाऊं, फिर दोबारा अगर फिर वो मैं उसे पकड़ लूं बिस्तर के साथ किसी और के साथ, तो फिर मैं 2-3 हफ्ते के लिए उसका बिस्तर अलग कर दूं। अगर अगले हफ्ते फिर मैं उसको पकड़ जाऊं, आपकी स्माइल आ रही है मुझे देख के पता चल ये फालतू की बातें सुन के स्माइल ही आती है जी। जब केसर साहब कह रहे थे तब भी आपके मुंह में स्माइल आ रही थी, मुझे देख रहा था। किसी और के साथ पकड़ी जाए तो मैं समझाऊंगा, फिर तीसरे के साथ पकड़ी जाए तो बिस्तर अलग कर दूंगा, फिर चौथे के साथ पकड़ी जाए तो फिर मैं मिसवाक उठाऊंगा। ये सारी बातें आपने ऐड की है भाई, ये हम में से कोई नहीं कहता।
नहीं, मैं जब तीसरी बार, चौथे के साथ नहीं, जब तीसरी बार फिर पकड़ी जाए तो फिर जो है आपको इजाजत है उसको हल्का फुल्का मारने से। मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है, ये बात आप कभी ना कहते। इसके बारे में ये तो वो इस्लाम हो गया ना। नहीं, मैं जो कहता हूं वो ये कि अगर एक औरत फाहिशा मुबैयना, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हदीस में कि फाहिशा मुबैयना क्या चीज है, यानी जिसको वाज़ेह तौर पर ये कहा जाए कि ये एक गैर अखलाकी अमल है, उसको हम एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हरगिज मतलब ये नहीं है कि एक शख्स अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ बिस्तर में देखे, सिर्फ इसका मतलब यही नहीं है, वो भी है ऑफ कोर्स, वो उसकी लास्ट लिमिट है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये भी है कि एक शख्स की बीवी किसी दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रही है, व्हाट्सएप के ऊपर इश्कबाजी हो रही है। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और बाय द वे, ऑन अ साइड नोट, अभी तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया, लोग सवाल भी करते रहते हैं अपने जाती सवाल, फिक्की सवाल। तो एक शख्स ने मुझे कहा कि उसकी वाइफ किसी दूसरे मुल्क में है और उसको शक हुआ कि उसकी वाइफ किसी दूसरे के साथ, अच्छा वो ऐसे मुल्क में है कि जहां इश्कबाजी आसान नहीं है, बहुत ही ट्रेडिशनल माहौल है, तो उसको शक हुआ कि उसकी वाइफ किसी दूसरे के साथ, नौजवान के साथ इश्क कर रही है। तो किसी तरह उसने अपनी वाइफ का व्हाट्सएप हैक कर लिया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो मैसेजेस जहां उसकी वाइफ को पहुंचते इसके पास भी आते, और इसको बिल्कुल यकीन हो गया कि वो कौन बंदा है, क्या है, लेकिन इसको ये भी पता है कि इनकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे भी वाकयात हो जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो ऐसी सूरत में उसने मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो ये कि तुम अपनी वाइफ को तुमने वहां क्यों छोड़ा हुआ है भाई, दूसरे मुल्क में तुम उसको लेकर आओ अपने साथ रखो। जब तुम उसको छोड़े रहोगे तो इस तरह के वाकयात हो सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं कन्फ्रंट भी करना चाहता हूं ताकि आइंदा ऐसा ना हो। तो मैंने कहा बिल्कुल कन्फ्रंट करो। कन्फ्रंट करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि जाके उसको टॉर्चर करो। कन्फ्रंट करने का मतलब ये है कि अब उसको समझाओ, उसे कहो कि आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये जो तरीका ये कुरान की तालीम के मुताबिक है। स्टेज बाय स्टेज आप कुरान की तालीम के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और एक स्टेज ऐसा आएगा अगर वाइफ नहीं सुन रही है तो आप सेपरेशन कर लें। ठीक है मुफ्ती साहब, अगली दफा जब मैं आया, अब मैं आपको बताऊं कि ये वो चीज होगी कि जिसको अदालत नहीं सुनेगी। मान लीजिए आप किसी कोर्ट में गए, इस्लामी अदालत में गए, नॉन मुस्लिम कोर्ट में नहीं, इस्लामी अदालत में गए, ये आदमी के जिसने अपनी बीवी के व्हाट्सएप मैसेजेस को देख लिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मुलाकात नहीं हुई है, शौहर खुद कह रहा है, मैं अगर उसको मशवरा दूं कि आप इस्लामी अदालत में चले जाएं, तो काजी साहब क्या करेंगे? काजी साहब ये कहेंगे कि भाई मैं तुमको मशवरा दे सकता हूं कि तुम उसको छोड़ दो, लेकिन अगर कोर्ट में जो केस एडमिसिबल होगा वो होगा जिसमें तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम्हारी बीवी के जिस्मानी ताल्लुकात हैं किसी दूसरे मर्द के साथ, तो अब लिआन का केस होगा, वरना केस ही एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। फिर ये तो अडल्ट्री वाले केस तो यहाँ सेक्युलर अदालतों में भी है ही नहीं। नहीं मैं ये कह रहा हूं, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है, ये केस ही एडमिसिबल नहीं है, ये फैमिली कोर्ट ही डिसाइड करेगी, सोसाइटी डिसाइड करती है, घरेलू जिंदगी में इसका फैसला होता है कि करना क्या है। ये केसेस अदालत में नहीं जाते हैं, उसके ताल्लुक से इस्लाम ने हिदायत दी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, मुझसे अगली दफा जब मैं आऊंगा तो उसका मौजू भी मैं आपको दे देता हूँ। कुरान में जो बचकाना आयतें हैं, जिन्हें हम बचकाना आयतें समझते हैं, तो जी, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ ठीक है, चले, सही है, ओके जी। इमेजिनरी फ्रेंड को ले लें भाई, हो सकता है कि वो माइक उनका हो गया हो ठीक। जी जी, उन्होंने मैसेज भी किया था, वो मौजूद है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अब बेहतर है। अच्छा एक मिनट है, इमेजिनरी फ्रेंड भाई, एक मिनट रुके जी, आवाज आ रही है। आसिम भाई आपका डिवाइस सही हो गया? आसिम भाई अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए आसिम भाई। नोप, लेकिन आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। इमेजिनरी फ्रेंड बोलिए। जी भाई, इमेजिनरी फ्रेंड साहब, सॉरी। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सवालात कुछ कर सकता हूँ मैं, अगर से पॉसिबल, मतलब आपके मजहब से रिलेटेड। जी बिल्कुल, लेकिन हम पहले आपके मजहब से रिलेटेड तो कर लें।
नहीं, मेरा कोई मजहब नहीं है। यही मजहब है, ला मजहब भी एक मजहब है। चले कोई बात नहीं, ऐसे कह लें। हाँ, यानी ला मजहब होना भी एक पोजीशन है, जिस तरह मजहब की एक पोजीशन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक पोजीशन से को छोड़कर दूसरी पोजीशन क्यों इख्तियार की? एक बंदे के पास 10 लाख रुपए है, मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है जी, तो उसकी पोजीशन रह जाएगी, मेरी क्या होगी? आप एक फुक्कड़ आदमी होंगे, वो ये फुक्कड़ होना भी एक पोजीशन है। कोई बात नहीं, ये मेरी पोजीशन है क्योंकि मैंने पैदा हुआ था तब मैं पैसे लेकर पैदा नहीं हुआ। रुपए हैं, मिसाल के तौर पर, वही मिसाल ले लीजिए, कह रहा हूं मैं पैसे लेकर पैदा नहीं होता, यानी मैं फुक्कड़ पैदा हुआ। सुनिए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, वो 10 लाख रुपए आपने सोचा कि यार मैं छोड़ देता हूं, मैं क्या काम करूंगा इनका, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपने 10 लाख रुपए छोड़ दिए और बिल्कुल फुक्कड़ बन गए। तो अब हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आपने 10 लाख रुपए क्यों छोड़े? अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे ये सवाल हो ही नहीं सकता कि मैं 10 लाख रुपए क्यों छोड़े, क्योंकि यही तो सवाल रैशनली होना चाहिए कि भाई 10 लाख क्यों छोड़े, अच्छे खासे थे। मैं जवाब दूं जी, मैं इसको मैं अपना सवाल मुकम्मल भी कर लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। इमेजिन फ्रेंड साहब, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। इमेजिन करें, क्योंकि आप इमेजिनरी हैं, तो इमेजिन करें कि आज आपके पास 0 रुपए हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, और आज से 1 साल के बाद आपके पास 10 लाख रुपए हों, तो क्या कोई अक्लमंद आदमी आपसे यह सवाल करेगा कि यार ये क्या बात हुई, पिछले साल तो तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं था, 10 लाख रुपए क्यों है तुम्हारे पास? ये सवाल गलत होगा। भाई एक आदमी मेहनत करेगा तो 10 लाख रुपए आएंगे उसके पास, लेकिन 10 लाख रुपए हो और आप उसको छोड़ दें तो ये सवाल लामहाला होगा कि 10 लाख रुपए क्यों छोड़े। जी, मैं जवाब दूं सर? जी सर, पहले तो ये कि आपने जो भी लास्ट में बात कही कि मेरे पास 10 लाख रुपए थे, असल बात ये थी, जब मैंने अकाउंट चेक करा तो मेरे अकाउंट में नहीं थे 10 लाख। मुझे बताया गया था मेरे अकाउंट में है ये, ठीक है, ये नहीं। और रही बात कि आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए लेकर पैदा हुए, तो मैं ऐसा कुछ पैदा नहीं हुआ था 10 लाख रुपए। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये आप ही की मिसाल को मैंने उलट किया भाई। तो मैंने कुछ नहीं कहा 10 लाख रुपए थे कि नहीं थे, आपने खुद ही कहा, कि 10 लाख रुपए थे, मैंने छोड़ दिया, तो उसको क्या कहेंगे? मैंने कहा वो भी एक पोजीशन है, और उस पोजीशन पर ही पहले सवाल होना चाहिए कि 10 लाख रुपए क्यों छोड़े। अब ये एक अलग बात है कि आपको कहा गया कि 10 लाख रुपए थे, ये अलग बात है कि आपको कहा गया कि 10 लाख रुपए थे, वो आपको नहीं मिले, वो एक अलग इशू है। असल इशू तो ये है कि आपने 10 लाख रुपए छोड़ दिए, क्यों छोड़े? खुद ही आपके कहने पर, जो आपकी मिसाल है भाई उसी को उलट किया हमने, उसमें कोई तहरीफ नहीं की, वही एग्जैक्ट जूं के तू। जी, मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब की स्ट्रीम प्रॉब्लम कर रही है। नहीं, स्ट्रीम प्रॉब्लम नहीं कर रही है, 10 लाख रुपए प्रॉब्लम कर रहे हैं अब ये। जी, अच्छा जी सर, बोलो। अब सही आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर, 10 लाख रुपए जिसके पास नहीं है, आपने कहा फुकड़ है वो, ऐसी? तो सर जो बच्चा पैदा होता है, सब बच्चे 10 लाख रुपए लेकर पैदा होते हैं? मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है जी। आप मुमकिन है कह रहे हैं, सब बच्चे 10 लाख रुपए लेकर पैदा होते हैं? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कोई, आपने कहा क्या बच्चा पैदा होता है, यानी आप हर बच्चे के बारे में ये कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा 10 लाख रुपए लेकर पैदा नहीं होता। मैं कहता हूँ 10 करोड़ भी लेकर पैदा हो सकता है। सर हर बच्चे का ही बोला है मैंने, हर बच्चा 10 लाख रुपए लेकर पैदा होता है। आपने अच्छा, कोई बच्चा पैदा होता है 10 लाख लेकर? मैंने कोई तो आज तक नहीं देखा सर। आप बताएं मुझे, कोई बच्चा पैदा हो रहा है 10 लाख रुपए उसके साथ निकल देंगे? ये आपसे किसने कह दिया कि 10 लाख रुपए होने का मतलब 10 लाख रुपए आपकी जेब में रखे हुए? मिल्कियत मुराद होती है, प्रॉपर्टी आपकी, आप ओनर हैं 10 लाख रुपए के। इसकी हजारों दुनिया में एग्जांपल्स हैं कि बच्चा मालदार पैदा होता है, पैदा होने से पहले मालदार है। पैदा होने से पहले मालदार रहेगा भाई, साथ लेकर आ रहा है ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो उसके माँ बाप का होता है ना, जो भी होता है वो आगे डाइवर्ट करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक बच्चे का वालिद, उसकी बच्चा जब माँ के उसमें था, वूम में होने वाला था, बच्चे का वालिद मसलन मर गया और उसने विल लिख दी बच्चे के नाम सारी प्रॉपर्टी, बच्चा पैदा हुआ मिलियनेयर, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? पैदा होने के बाद अमीर हो गया ना? पैदा होते ही वो अमीर हुआ ना? पैदा कैसे हुआ सर? पैदा तो वो गरीब ही हुआ ना, पैसे कुछ भी नहीं थे उसके पास, नहीं थे ना, फुक्कड़ था। आपको, मुझे हैरत की बात है कि आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि पैसे होने का मतलब पैसे जेब में होना नहीं है, ओनरशिप मुराद है। बच्चा पैदा हुआ ही है ओनर, एज एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी मुझे वाकई फिर यकीन हो गया कि आप जैसे लोगों को मुर्तदी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो बेसिक समझ नहीं है हकीकतन।
अच्छा सर, मैं तो सवाल करने आया था, आपने अच्छा हजरत, अगर इनका ही लॉजिक इस्तेमाल कर लिया जाए, तो आपके कोई वालिद साहब तो होंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। हर टाइम आपके हाथ में रहते हैं या आपके कंधे पे सवार रहते हैं? सर एक था इमेजिनरी फ्रेंड, वो था जी। तो मेरे भाई यू डिजर्व कि आप इस्लाम छोड़ दें, चूंकि मैंने तो अभी तक सवाल भी नहीं किया आपसे, कुछ भी नहीं किया, आप जवाब देने को भी तैयार नहीं हो रहे, आप मुझसे सवाल करे जा रहे हैं। चूंकि हमारा जो तरीका है मेरे भाई हमारा जो तरीका है ना, वो ये कि हम पहले किसी भी मुल्हिद से जो हमारे पास आता है मुर्तद, हम उससे पूछते हैं कि भाई आपने इर्तिदाद क्यों छोड़ा, ताकि उसका IQ लेवल का अंदाजा हो जाए, जो हमें कुछ हो रहा है, बल्कि बहुत कुछ हो रहा है। और फिर हम उससे फैसला करते हैं कि भाई वाकई इसके पास जेन्युइन रीजन था या उसका ट्रीटमेंट हमें कुछ और होना चाहिए। जेन्युइन रीजन था तो हमारे पास अभी आपसे आने से पहले मिस्टर एक्स थे, कौन कौन थे, अबू शाकिर थे, उनके सवालों का हम जवाब दे ही रहे थे। कोई ऐसा तो है नहीं। क्राइटेरिया है कि जेन्युइन रीजन क्या होता है, वो हमें पता चल जाता है, इतनी देर में हमें अंदाजा हो गया, आधा अंदाजा हो गया, आधा भी थोड़ी देर में हो जाएगा। आपको ये अंदाजा हुआ कि अभी थोड़ी देर में अंदाजा मजीद हो जाएगा जब आप मजीद गुफ्तगू करेंगे। सवाल कर ले तो आप सही ठीक तो अच्छा एक बात बताएं, क्या आप म्यूचुअल डायलॉग में यकीन नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं ना। तो ठीक है, जब आप हमारे पास आए हैं, पहली मर्तबा आए हैं, मिस्टर एक्स को हम जानते हैं, अबू शाकिर को जानते हैं, साल से आ रहे हैं, ठीक है। आप पहली मर्तबा, मेरे नॉलेज में नहीं, आप इससे पहले आए हैं, पहली मर्तबा आए, ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मुझे तो आप जानते हैं इसलिए मेरे पास आए हैं, मैं आपको नहीं जानता हूं। I would like to know who you are। अच्छे तरीके से नहीं जानता हूं, मुझे किसी ने बोला कि ये मुफ्ती साहब हैं ये। हाँ ठीक है, इतना तो जानते हैं ना, मैं मुफ्ती साहब हूँ, और इतना भी जानते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, और इतना भी जानते हैं कि इस्लाम का दिफा करता हूँ, ठीक है। इतना भी जानते हैं कि एथिज्म पर बात करता हूँ। ये सारी चीजें जो बुनियाद मोटी मोटी हैं, मजीद जानने की जरूरत नहीं है, कि मेरा शजरा नसब जानने की जरूरत नहीं। नीदर आई एम इंटरेस्टेड कि आप कहाँ के हैं, क्या नाम आपका ओरिजिनल है, आपके वालिद का नाम क्या है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। हम आइडियोलॉजीज पे बात करते हैं, आप मेरी आइडियोलॉजी से पहले से वाकिफ है ना। आई वुड लाइक टू नो कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है और क्यों है, ताकि मैं म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर, फेयर ग्राउंड के ऊपर आपसे गुफ्तगू कर सकूं। दैट्स द पॉइंट। ये मकसद नहीं है कि आपके सवालात से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, सवालात ही का जवाब देने के लिए बैठे हैं। जी। तो अब मुझे आप बताएं कि आपने जो इर्तिदाद इख्तियार किया, इल्हाद इख्तियार किया, क्यों किया? मैंने क्यों किया, मैंने थोड़ा सा डिटेल और कितना अरसा हुआ ये भी बताइएगा। मैं डिटेल में बता दूं फॉर्म। मैं राजा साहब और हारिस सुल्तान की डिबेट सुन रहा था, तो पहले अपोलोजेटिक मुस्लिम थे कि हम कहते थे कि नहीं मौलवी जो हैं ना वो गलत हैं ये। फिर जब डिबेट सुन ली तो उसके बाद फिर जाके स्टडी करा जी। जब स्टडी करा तो जो टीन एज में एक सवाल आया था कि किताबें तो कोई भी लिख सकता है, खुदा तो कोई भी दावा। दोबारा बोले क्या सवाल आया? जी सवाल ये आया जहन में, जो बताया जाता है, यानी कि 16 की एज में मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ था कि ये जो लिखा हुआ है, लिखे हुए से मानना है तो कोई भी लिख सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा था, 99% मुस्लिम कुरान नहीं पढ़ते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। हम भी वही थे, हमने कुरान नहीं पढ़ा था, बस हमने कहा चलो जाने दो, खैर अपने आप को मेंटल जिम्नास्टिक करके एक्सेप्ट कर लिया था कि यार कोई देखा जाएगा, खुदा से पहले खुदा को किसने बनाया, हम खुदा से। मुफ्ती साहब इन्होंने एक क्लेम किया है इसमें कि 99% मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते। ये अपने बारे में कहें, दूसरों के बारे में ये क्लेम ना करें कि कितने % मुसलमान कुरान पढ़ते नहीं पढ़ते। आप नहीं पढ़ते तो इसका ये मतलब नहीं है कि 99% मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते। एक मिनट मैं जरा सा रोकता हूँ आपकी इनकी बात। आसिम भाई मैं सोच रहा हूँ इनकी बात एक मुकम्मल सुन लें, वरना टॉपिक ना बदल जाए, फिर हम अपना जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। जी भाई, 99 100 कह लें आप, मैं भी कुछ नहीं रोक रहा हूँ आपको, ठीक है। 100% नहीं पढ़ते, आगे बोले। एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी लोगों से मिला हूं, डजंट मैटर, आगे बोले। वी डोंट केयर, आगे बोले क्यों, फिर क्या हुआ? 99 नहीं पढ़ते, फिर क्या हुआ? नहीं पढ़ते तो वो समझते हैं कि मौलवी जो है ना वो गलत हैं, उनको गालियां देते हैं, ठीक है। हमारी तरह हम भी समझते थे कि यार मौलवी गलत बता रहेगा, जब खुद पढ़ता है तो बंदा पता चलता है कि रियलिटी क्या है क्या नहीं। तो बाद में फिर मेरे सूरह निसा की जो आयत है कि 434, तो उसमें जो है मारने का है, मतलब वो तो सिंपल सा रीजन समझ में आया कि औरत को डोमेस्टिक वायलेंस करने का है, मार से बाप कमजोर को सकते हैं, किसी ताकतवर को नहीं, ठीक है। औरत कमजोर है कि इसलिए मारा जाता है और कुछ नहीं। कोई नबी वगैरह जो है सारे मर्द आते गए, औरतें नहीं आते गए, तो मर्दों का बनाया हुआ समझ में आया। और सिंपल सा था कि ये सारे मसले मसाइल है जो मैं मतलब अपनी मोरालिटी में जो मुझे समझ में आता है कि ये गलत है तो गलत है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था।
इस बात पर ये हो गया। तो मैंने कहा अगर से खुदा है तो पता चल जाएगा, खत्म हो गई बात। मैं जब तक नहीं मानूंगा जब तक ये नजर ना आए कि वाकई में कोई चीज है कि हाँ यार ये एविडेंस हैगा, जो रियलिटी है इससे ये मेल खाता है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। कोई भी कुछ दावा करे तो एविडेंस किस चीज का चाहिए था आपको? सर खुदा का एविडेंस। तो अब मसला मोरालिटी नहीं है, मसला खुदा का एविडेंस है। जी सर, मोरालिटी मान लीजिए अगर वो खुदा जिसका एविडेंस आपको मिल जाए, मोरालिटी अगर मैं बेहतर दे रहा हूं, मैं एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूं ताकि मैं थोड़ा सा बेहतर समझ सकूं आपको। वो खुदा जिसका एविडेंस आपको चाहिए, मान लीजिए वो एविडेंस मिल गया, ठीक है, पक्का ठक्का एविडेंस, और वो खुदा कह रहा है कि अपनी बीवी को दिन रात इतना बजाना है कि वो याद रखे, अब मानेंगे? मैंने आपको बात कंप्लीट कर रहा था वही कि मेरी मोरालिटी अगर से उससे बेहतर रहेगी तो वो खुदा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं एक एविडेंस मिल गया आपको, वो एविडेंस इतना डेफिनेटिव है कि आप उसका इनकार नहीं कर पा रहे, लेकिन वो खुदा कह रहा है दिन रात पिलाई करनी है, ठीक है, इतना बजाना है कि सूझ जाए, अब क्या करेंगे ऐसा? सर जो अभी मेरे अंदर जो यानी कि मुझे जो मोरालिटी है कि जो एग्जिस्ट करती है, जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, अगर सच्चा खुदा भी होगा और वो कहे कि औरत को मारना हैगा, ठीक है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एविडेंस मसला नहीं है, मोरालिटी मसला है, क्योंकि वो खुदा हो नहीं सकता ना सर। नहीं, ये कोई बात नहीं, ये आपने पहले से कैसे कर लिया? अभी तो एविडेंस मिला ही नहीं। मैंने थॉट प्रोसेस दिया आपको, ये तो मैंने आपको थॉट प्रोसेस दिया, थॉट प्रोसेस से ये पता चल गया कि मसला एविडेंस नहीं है, फिर मसला मोरालिटी है। सर मोरालिटी या तो आप कहें कि नहीं मसला एविडेंस है, मुझे एविडेंस नहीं मिला, तो फिर एविडेंस पे बात करते हैं, या फिर बात करेंगे मोरालिटी पे। आप दोनों चीजें मिक्स नहीं कर सकते। सर मोरालिटी पॉइंट बनाता, हर मुस्लिम का मोरालिटी पॉइंट बनता है एथियस्ट पर, यानी कि एथियस्ट तो नहीं होता है, एथियस्ट कहना गलत होता है, कंफ्यूजन में चले जाता है, लोग कहेंगे एथियस्ट हो गया, एथियस्ट में तो कंफ्यूज हो जाता है। तो बहरहाल आपका मसला एविडेंस है ही नहीं, आपका मसला है मोरालिटी। नहीं सर, लूप होल भी है, वही तो सवाल कर रहा था मैं आपसे। मैंने आपने खुद ही कह दिया ना कि अगर मुझे एविडेंस ऐसा मिल भी जाएगा तब भी मैं ऐसे खुदा को नहीं मानूंगा, तो द इश्यू इज मोरालिटी। ये तो आपने पहले ही, इसको बोलते हैं नतीजे पर पहुंच जाना बगैर किसी दलील के, ठीक है, ये फैलेसी है, एक लॉजिकल फैलेसी है, ये आपको पता होना चाहिए कि अभी बगैर किसी दलील के आप नतीजे पे कैसे पहुंच गए। एक थॉट प्रोसेस में आपने पहले कह दिया ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई किस बुनियाद क्यों नहीं हो सकता? अगर खुदा आपको नजर आ जाए और वो खुदा ऐसा हो कि जिसकी जो मर्जी हो, वो आपको किसी भी तरह का हुक्म दे सकता है, तो आप खुदा की मोरालिटी डिसाइड नहीं करेंगे, खुदा आपकी मोरालिटी डिसाइड करेगा। तो ये थॉट प्रोसेस में आप एक नतीजे पर पहुंचे, इसको लॉजिकल फैलेसी बोला जाता है। तो डू नॉट कमिट एनी लॉजिकल फैलेसी। अब हम आ जाते हैं मोरालिटी के ऊपर, ठीक है जी हाँ। तो आपने ये कहा कि सूरह निसा की आयत ने आपको बॉदर किया कि भाई ये तो मर्दों का बनाया हुआ एक रिलीजन है और इसमें औरतों के ऊपर वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस की इसमें बात की गई है, ठीक है, ओके। अभी मेरी जो अबू शाकिर से मुख्तसर सी गुफ्तगू हो रही थी तो आपने सुनी होगी। मैंने गौर नहीं करी, गौर नहीं किया, चले ठीक है, अब से गौर से सुनिएगा। मैं आपसे एक अच्छा, जब मैं सवाल करता हूं ना तो मकसद ये होता है जवाब ही देना, यानी ये मत समझिए कि मैं आपको कोई कॉर्नर कर रहा हूं या मकसद आपको चुप कराना है, चुप कराना नहीं है, आपके सवाल का सही जवाब देना है और मेरी नीयत यही होती है। हाँ, जब मुझे मैं भाप लेता हूं कि अगला बंदा शरारती है तो फिर हमारी टोन भी बदल जाती है, हमारा अंदाज भी बदल जाता है। तो इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा कि बहुत ही, यानी हम गुफ्तगू जिस खुलूस के साथ कर रहे हैं उसी खुलूस के साथ, अगर आपको ऐसा कुछ लगा मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, नहीं, आई एम जस्ट मेकिंग अ डिस्क्लेमर मेरे भाई। तो जिस खुलूस के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं आप भी उसी खुलूस के साथ उस गुफ्तगू को सुने या एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, व्हाटएवर। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हर तरह के वायलेंस के आप खिलाफ हैं? डिपेंड करता सिचुएशन के ऊपर। ओके, तो इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सिचुएशंस में वायलेंस दुरुस्त भी है, कुछ सिचुएशन में, मैंने कहा ना सब्जेक्टिव है, ये हमारा अपना बनाया हुआ। हाँ, मैंने उसका मतलब सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है ना, कुछ सिचुएशन में वायलेंस दुरुस्त है। ओके, क्या कोई एक ऐसी सिचुएशन मुझे बता सकते हैं कि जिसमें वायलेंस दुरुस्त हो और वो क्यों दुरुस्त है? मसला अगर कोई शख्स हैगा, ठीक है, वो मेरे पर कुल्हाड़ी लेकर चढ़ा हुआ हैगा, ठीक है, मेरे पास सिर्फ एबिलिटी, यानी कि मेरे पास सिर्फ वहां पर यही हैगा ऑप्शन कि मैं इसका जो हैगा, यानी कि या तो मैं इसको वायलेंस ही कर सकता हूँ फिजिकली जाकर, यानी कि उसके साथ, या तो सिंपल सा हैगा कि मैं अपने आप को मरवा दूं।
अच्छा, यानी अगर कुल्हाड़ी लेकर कोई चला तो आप वायलेंस करेंगे। मान लीजिए अगर एक शख्स आपके घर में घुस जाए और वो चोरी की नीयत से घुसा और वो आपके ऊपर कुल्हाड़ी लेकर नहीं चढ़ा, उसका काम, उसका